हाल ही में केंद्र सरकार ने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के जरिए से विदेश व्यापार नीति 2023 को अधिसूचित किया है। इस तो आइए जानते हैं कि यह अधिसूचना क्या है और इसका विदेश व्यापार नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। FTP 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की है। सिद्धांत: यह समय के साथ अनुकूलित योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले भी 5 वर्ष की एक योजना बनाई गई थी। उस योजना के मार्च 2023 में समाप्त होने के कारण इस नई योजना का पुनरागमन किया गया है। सरकार को इस नई योजना को लाने का अधिकार विदेश व्यापार अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत प्राप्त है। आइए जानते हैं कि जो FTP 2015 से 20 के लिए बनाई गई थी उसका विदेश व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। कोविड-19 महामारी और अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य के कारण FTP 2015 से 20 को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था। इस दौरान भारत का निर्यात अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया। साथ ही यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का समग्र निर्यात 760 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। जब ऐसी ही नीति थी तो फिर नई नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित FTP बहुत ज़रूरी होती है। व्यापार नीति में इसे निम्नलिखित घटकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। वे घटक हैं परस्पर भागीदारी, व्यापार सुगमता। व्यापार सुगमता से तात्पर्य यह है कि वह जो पहले लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, जो व्यापार में बाधा बनती थी, वो नहीं होनी चाहिए। जो भी नीतियाँ हो लचीला हो तथा एकल विंडो सिस्टम के जरिए तथा व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने में कम समय लगे। अब पढ़ते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाभकारी एकीकरण सुनिश्चित करने आदि। इस नीति में अलग अलग हितधारकों के लिए स्पष्ट भूमिकाएं निर्धारित की गई। स्पष्ट भूमिका अगर किसी भी चीज़ में निर्धारित रहती है तो उसमें कम समय और कम ऊर्जा की खपत होती है तथा कार्य सही ढंग से निष्पादित होते हैं। यह भारत के विदेशी व्यापार के लिए एक दिशा प्रदान करती है। नए FTP में जो 4 नए स्तंभ जोड़े गए हैं वो ये है। इसमें प्रोत्साहन को लेकर कर छूट सभी शामिल है। इसमें मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो व्यापार लोगों को ज़्यादा रोजगार प्रोत्साहन देगा और भारत के पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगा, उन लोगों को कर छूट जैसी व्यवस्था दी जाएगी। प्रौद्योगिकी, ऑटोमेशन और री इंजीनियरिंग की निरंतर प्रक्रिया के जरिए अधिक से अधिक व्यापार सुविधा दी जाएगी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उचित सहयोग, जैसे निर्यातक राज्य और जिले। उभरते क्षेत्रों पर विशेष फोकस, जैसे ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों का विकास करना। SCO में स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, सामग्री, उपकरण एवं प्रौद्योगिकियों का निर्यात, मदों के निर्यात को सुव्यवस्थित करना आदि है। अब हम पढ़ते हैं व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता क्या है। व्यापार सुविधा का आशय है निर्यात और आयात प्रक्रियाओं के सरलीकरण, नवीनीकरण तथा उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने से है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यापार के लिए एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिसमें सरलीकरण हो, नवीनीकरण के लिए कुछ रास्ते हो तथा उनके बीच सामंजस्य भी बनाया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनमें क्या नवीनीकरण है, सरलीकरण है कि नहीं, इसको मापने का एक मापदंड है। अब हम जानते हैं कि TFA क्या है। TFA मतलब कि टोटल ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट होता है। इसमें 4 स्तंभ क्या क्या है, तो प्रौद्योगिकी है, यानी कि तकनीकी से ज़्यादा व्यवसाय को जोड़ा जाए और संरचना में बढ़ोतरी की जाए ताकि लोगों को अर्थात व्यापारियों को लॉजिस्टिक की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उसके बाद प्रक्रियाओं का सरलीकरण और जोखिम आधारित आकलन करना और पारदर्शिता है। ये चारों
फैक्टर जहाँ मिलेंगे, जिस व्यवसाय को मिलेंगे, वो नितांत ही लाभकारी सिद्ध होगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत में व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसे नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन कहते हैं। इस समिति की स्थापना विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते के कार्यान्वयन और इससे संबंधित समन्वय को सरल बनाने के लिए की गई है। WTO के TFA को 2017 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य सीमाओं के पार लाल फीताशाही के मुद्दे को हल करना और वस्तुओं की सुगम आवाजाही को सुनिश्चित करना है। लाल फीताशाही का तात्पर्य ये है कि जो ऑफिसरशाही है, जैसे कोई व्यवसाय शुरू कर रहा है और उसको लाइसेंस लेना है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट लेनी है या कोई NOC लेना है, तो उसके लिए भ्रष्टाचार उच्चतम स्तर पर पाया जाता था। इसी को समाप्त करने के लिए WTO ने TFA को 2017 में शुरू किया था और भारत भी इसके लिए कमेटी बनाया है, जिसको NCTF कहते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा शुरू की गई पहले DGFT निर्यात और आयात के संचालन की दिशा में समन्वयक या सहायक के रूप में कार्य करता है। यह अलग अलग निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार एवं उद्योग निकायों से परामर्श भी करता है, यानी यह सूचना संचारकारी तंत्र भी है। सरकार द्वारा इसके लिए एक योजना भी शुरू की गई है, जिसे निर्यात बंधु योजना कहा गया है। इसे नए और संभावित निर्यातकों को सलाह देने के लिए लागू किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आयात निर्यातक कोड जारी करना। IEC किसी निकाय को आवंटित 10 अक्षरों का अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है। यह संख्या किसी भी निर्यातक या आयातक के लिए अनिवार्य होती है, यानी कि ये संख्या निर्यातक या आयातक के पास होनी ही चाहिए। ऐसे UPSC में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि IEC किसी निकाय को कितने या 12 अक्षरों के अंकित एक अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। या प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं कि यह संख्या किसी भी निर्यातक या आयात गतिविधि के लिए आवश्यक है किंतु अनिवार्य नहीं। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन कुछ बनाया जा सकता है। मूल स्थान का प्रमाण पत्र। मूल स्थान का प्रमाण पत्र भी जारी किया जा रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को प्राप्त करने के लिए ये एक ऑनलाइन सुविधा है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में विशिष्ट संख्या होती है, अर्थात इसमें विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या होती है, जो सत्यापन के लिए एक QR कोड की तरह काम करती है। यहाँ मूल्य तथ्य यह है कि मतलब मूल स्थान का प्रमाण पत्र क्यों चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ऐसा एक कार्य देखा गया था चीन के द्वारा कि वह अपने वस्तुओं का निर्यात तो उत्पादन तो चीन में हो रहा है, लेकिन वो डंपिंग के लिए किसी और देश का सामान बताकर भारत में डंप कर दे रहा है, जिससे भारत का निर्यात भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इसीलिए प्रमाण पत्र जैसी व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवादों को दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कस्टम केंद्रों पर व्यापार सुविधा के लिए शुरू की गई पहले। अब कस्टम केंद्र पर व्यापार सुविधा के लिए भी कुछ सुविधाएं शुरू की गई, जैसे 20 बंदरगाह और 17 हवाई अड्डों पर 24/7 सीमा शुल्क निपटान सुविधा प्रदान की गई, ताकि किसी भी व्यक्ति को अपना व्यापार संचालन में कोई भी समस्या नहीं आए। सीमा शुल्क के संदर्भ में सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान की गई। ये सबसे युगांतकारी परिवर्तन सिद्ध हो रहा है व्यापार के बढ़ावा देने के लिए। कस्टम प्रक्रियाओं के लिए कागज रहित निपटान सुविधा के रूप में संचित पहल की शुरुआत की गई है। आयात के संदर्भ में फेसलेस असेसमेंट योजना का पूरे भारत में
पूरे भारत में क्रियान्वयन किया जा रहा है, पूरे भारत में क्रिया। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि फेसलेस असेसमेंट भारत के कुछ राज्यों या क्षेत्रों में शुरू किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था थोड़ी बड़ी टॉपिक है तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी तो उसमें शायद कम समय लगे। अब इसमें है कि निर्यात उत्कृष्टता शहर, तो कुछ शहरों को चुना गया है ताकि वो निर्यात और विकास समृद्धि के लिए कुछ कार्य कर सके और इन केंद्रों का विकास कर सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 750 करोड़ रुपए या इससे अधिक के सामान का उत्पादन करने वाले शहरों को TEE के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। यानी कि जो शहर 750 करोड़ रुपए से अधिक के सामान का उत्पादन करती है उसको उत्कृष्ट शहर के रूप में चिन्हित किया जाएगा। हालांकि हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रकों में हस्तशिल्प, कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रकों में हेतु TEE में शामिल होने के लिए न्यूनतम सीमा 150 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। यानी कि जिस शहर में हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि तथा मत्स्य पालन में 150 करोड़ रुपए का उत्पादन होता है तो वो शहर भी उत्कृष्ट शहर के रूप में चिन्हित होगा। स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के मापदंडों का युक्तिकरण, यह सर्टिफिकेट ऐसे बिजनेस लीडर्स को दिया जाएगा जो देश के व्यापार में योगदान दिए हो तथा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्टेटस होल्डर को निम्नलिखित विशेषाधिकार, इनको कुछ विशेषाधिकार भी दिए जाएंगे, जैसे स्वघोषणा के आधार पर मंजूरी, विभिन्न दस्तावेजों से छूट, खेप प्रबंधन में तरजीह मिलना आदि। अर्थात समग्रता से इस टॉपिक को देखें तो सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए बहुत, जैसे निर्यात बंधु योजना ऊपर जो दिया गया है, निर्यात बंधु योजना, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात कोड, मूल स्थान का प्रमाण पत्र और गुणवत्ता की शिकायत के लिए सुविधा दी गई है। कस्टम केंद्रों पर 24 घंटे तथा 24/7 शुल्क निपटान सुविधा की व्यवस्था की गई। सिंगल विंडो क्लियरेंस है। ई संचित पहल की शुरुआत की गई। फेसलेस असेसमेंट है। तुरंत कस्टम और तुरंत सुविधा केंद्र, निर्यात उत्कृष्टता शहर आदि की व्यवस्था की गई है। विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कुछ पहले, यानी कि निर्यात नीति जो बनाई गई है उसके द्वारा कुछ पहल शुरू की गई है। वो इस प्रकार है। निर्यात संवर्धन नीति के बारे में, निर्यात संवर्धन का तात्पर्य उन पहलों से है जो कंपनी, उद्योग, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात गतिविधियों की क्षमता को बढ़ाती है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पहल की व्यवस्था की गई है। निर्यात हब के रूप में जिले पहल, यानी कि सबसे पहले कुछ छोटे छोटे जिलों को, जो जिले उत्पादन में बढ़ावा देती हैं, उन जिलों को निर्यात हब के रूप में स्थापित किए गए। अगर इसको हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में देखें तो भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने भी रेल की व्यवस्था करके बंदरगाहों से गांवों को जोड़ा था ताकि वहां से कच्चे माल का निर्यात कर वो अपने व्यापार के उद्देश्य को पूरा कर सके। अतः उस सेंस में देखें तो सरकार भी अब ज़मीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने के लिए तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गांवों के ऊपर ध्यान दे रही है तथा जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित कर रही है। इसमें संस्थागत तंत्र क्या क्या होंगे? सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य या जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। इसके लिए सरकार ने राज्य निर्यात प्रोत्साहन समिति और जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति आदि का गठन किया है। जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति द्वारा जिला निर्यात कार्य योजना को तैयार और उनकी ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। चिन्हित उत्पादों और सेवाओं की ब्रांडिंग, जैसे कुछ जिलों में, जैसे बिहार में शाही लीची, मुजफ्फरपुर में शाही लीची काफ़ी
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जैसे वहाँ से शाही लीची का उत्पादन हो गया तो उसको ले लेंगे और वहाँ उसको चिन्हित कर उसके सेवाओं को ब्रांडिंग करेंगे, सेवाओं की ब्रांडिंग हो जाएगी। उसके बाद पैकेजिंग, डिजाइन और मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिलों में निर्यात संवर्धन आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत जिलों को लॉजिस्टिक परीक्षण सुविधाओं, निर्यात के लिए कनेक्टिविटी और अन्य निर्यातोन्मुखी इकोसिस्टम के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उसके बाद पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजना का इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले पूंजीगत वस्तु क्या होती है? तो पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जिनका लाभ हमें प्रत्येक वर्ष मिलता है और जो संपत्ति को बढ़ाने या घटाने के काम में आती है। जैसे कोई बिल्डिंग हो गया, कुछ लॉजिस्टिक्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब पूंजीगत वस्तुएं होती है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए रोजगार उत्पादन या पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुगम बनाना है। इससे भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए सीमा शुल्क को शून्य रखा गया है। यानी कि जो व्यापारी पूंजीगत वस्तुओं का आयात करेंगे उनसे सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें कुछ शब्दावली दी गई है, उसे पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा होगा। पूंजीगत वस्तु है, इसमें वही जो मैं अभी बता चुकी हूँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन अथवा सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी संयंत्र यानी कि प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट या सहायक उपकरण शामिल होते हैं। साथ ही इसमें किसी मशीन की जगह कोई और मशीन को लाना, उनका आधुनिकीकरण या तकनीकी अपग्रेडेशन या विस्तार करना भी शामिल है। निर्यात संबंधी दायित्व, इसका आशय किसी प्राधिकरण द्वारा मतलब किसी बिजनेसमैन द्वारा निर्धारित उत्पादों के निर्यात संबंधी दायित्व से है। साथ ही इसमें क्षेत्रीय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मात्रा, मूल्य या दोनों के संदर्भ में स्वीकृत उत्पादों के निर्यात का दायित्व भी शामिल होता है। विनिर्माता निर्यातक कौन होते हैं? जो व्यक्ति स्वयं द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है या निर्यात करने की इरादा रखता है, उसे विनिर्माता निर्यातक कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने किसी चीज़ का उत्पादन किया और उसको निर्यात कर दिया तो मैं विनिर्माता निर्यातक कहलाऊंगी। व्यापारी निर्यातक, जो व्यक्ति व्यापार संबंधी गतिविधियों और साथ साथ निर्यात या वस्तुओं के निर्यात में संलग्न है, उसे व्यापारी निर्यातक कहते हैं। जैसे मैंने कहीं से किसी वस्तु का इंपोर्ट किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, इट इज़ कॉल्ड मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजना के लिए कौन कौन योग्य है? उन विनिर्माता निर्यातकों, व्यापारी निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें DGFT द्वारा सामान्य सेवा प्रदाता के रूप में प्रमाणित किया गया हो। निर्यात दायित्व, EPCG के तहत किए जाने वाले आयात को औसत निर्यात दायित्व के अधीन रखा गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रकों को AU की शर्तों से छूट प्राप्त है। अब निर्यात संवर्धन इकाई क्या है? एक्सपोर्टर प्रमोशन यूनिट्स। पात्र इकाइयाँ, वे इकाई जो अपनी वस्तु और सेवाओं के संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करती है। मतलब कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है उन सबको निर्यात कर देती है। यानी उपभोग के लिए नहीं रखना। उन्हें निम्नलिखित योजनाओं के तहत स्थापित किया जा सकता है। निर्यातोन्मुख इकाई योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना, ये सभी योजनाएं हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की योजना या जैव प्रौद्योगिकी पार्क की योजना, इन योजनाओं के तहत ट्रेडिंग इकाइयाँ शामिल नहीं हैं। उद्देश्य इनका निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा में वृद्धि करना। यानी कि जब हम निर्यात करेंगे तो हमें जो भी डॉलर या फॉरेन करेंसी प्राप्त होगी वो हमारे विदेशी मुद्रा को बढ़ाएगी। निर्यात के लिए उत्पादन हेतु निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना। जैसे यहाँ पे निर्यात करने के लिए वस्तुएं बनेंगी तो ऑब्वियसली के रोजगार को बढ़ावा देंगी। आजकल तो इतना फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं UPSC में। यहाँ डिम्ड एक्सपोर्टर्स क्या होता है, इसको पहले जान लेते हैं। डिम्ड एक्सपोर्टर्स उन लेन देन को संदर्भित करता है
जिनमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती, देश में ही रहती। ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो रुपए में होता है या विदेशी मुद्रा में होता है। सरल शब्दों में डीम्ड एक्सपोर्ट के तहत वस्तु को भारत में ही किसी ऐसे व्यक्ति को बेचा जाता है जिसके पास इन मूल वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस है। ऐसा विक्रेता डीम्ड निर्यातक और खरीदार डीम्ड आयातक कहलाता है। इसके लिए खरीदार के पास इंपोर्ट लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। उद्देश्य इसका है घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले भाग को पूरा करेंगे।